सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। मैं जब ब्याह कर आई तो उम्र के उस दौर में थी जहाँ लड़कियां सपनों की एक अनोखी दुनिया में खोई रहती हैं। पढ़ना लिखना, घूमना फिरना, हल्के फुल्के घरेलू काम कर देना, वह भी माँ ज़्यादा जोर देकर कहती तो कर देती, वरना मौज मस्ती मारना, सहेलियों के साथ गप्पे मारना, यही काम होता था मेरा। मुझसे छोटी दो बहनें थी, इसीलिए पापा को मेरी शादी की बहुत जल्दी थी। शादी के वक्त मेरी उम्र 19 और मेरे पति अमर के 24 के आसपास थी। छोटे से कस्बे के 5 कमरों वाले घर में काफ़ी चहल पहल रहती थी। सारा दिन घर की जिम्मेदारियां निभाते बीत जाता। छोटा देवर आशु बहुत ही शैतान था। घर में सबसे छोटा होने के कारण सबके लाड प्यार में एकदम जिद्दी बन गया था। स्कूल से आते ही सारा सामान पूरे घर में फैला कर रख देता। कपड़े कहीं फेंकता, मोजे कहीं तो स्कूल बैग कहीं। अर्चना और शोभा से पहले वह घर आ जाता। आते ही फरमाइशों का दौर शुरू हो जाता। खाने में उसे कुछ भी पसंद नहीं आता। दाल चावल रायता सब्जी सभी थाली में छोड़कर रूठ कर सो जाता। पता नहीं कैसा खाना चाहता था वह। माँ भी उसकी इन आदतों से काफ़ी परेशान रहती थी। मैं कहना चाहती थी कि आपने ही उसकी आदतों को बिगाड़ कर रखा है, पर कह नहीं पाती थी। मालूम था कि माँ जी नाराज़ हो जाएंगी। एक बार अमर ने कह दिया था तो कई दिनों तक घर का माहौल अशांत बना रहा था। आशु उनका बहुत ही दुलारा था। अमर के बाद 2-2 साल के अंतर पर अर्चना और शोभा का जन्म हुआ था। माँ जी को एक और बेटे की चाह थी ताकि अमर के साथ उसका भाई भाई का जोड़ा बन सके। ये बातें बाबूजी के मुंह से माँ जी पर गुस्सा होने के समय जाहिर हो गई थी। अमर और आशु में 14 साल का फासला था। दोनों में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। अमर बहुत ही शांत स्वभाव के थे और आशु उग्र, मुंहफट और जिद्दी। माँ बाबूजी से बराबर जबान लड़ाता, अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं देता था। आशु को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ माँ जी का ही था। घर पर जो कुछ बनता सभी को पसंद आता। कभी कभी की बात और है, मगर आशु की पसंद ही कुछ और होती। माँ जी वैसे तो रसोई में झांकती भी नहीं थी, पर आशु की पसंद का खाना रोज़ अलग से खुद बनाती। इसीलिए उसे अपने ज़िद बनवाने की आदत सी हो गई थी। अमर की शादी जल्दी करवा दी गई क्योंकि अमर को बाबूजी का बिजनेस संभालना था। माँ जी को भी बहू के रूप में एक सहयोगी की ज़रूरत महसूस होने लगी और ब्याह कर मैं इस घर में आ गई। उम्र का वह ऐसा दौर था जब थकान का नाम ही नहीं था। एक घरेलू लड़की की तरह पूरे घर का काम मैंने संभाल लिया था। सभी की तारीफें सुनकर उत्साह में बस काम ही काम के बारे में सोचती रही। कभी अपनी खुशियों पर ध्यान ही नहीं दिया। उसी का खामियाजा मुझे आज भुगतना पड़ रहा है। माँ जी कई कई महीने मेरे ऊपर सारा घर छोड़कर बाहर अपने मायके या रिश्तेदारों के यहाँ रहती। अर्चना और शोभा के इम्तिहान भी शुरू हो गए थे, पर वे भी अभी तक लौट कर नहीं आई। कभी नानी जी बीमार तो कभी मामा जी के बेटे को खांसी जुकाम। अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर दूसरों के घर संभालना कहाँ की अक्लमंदी है। बाबूजी बहुत गुस्सा रहते थे। उनको फ़ोन पर ही काफ़ी कुछ सुना डालते, पर माँ जी को जब आना होगा तभी आएंगी। इस उम्र में भी माँ जी महीनों मायके में गुजार आती। बच्चों को साथ लेकर जाना भी उन्हें पसंद नहीं था। पूरी आज़ादी से रहती। उनकी घर गृहस्थी बहुत बढ़िया चलती रहती। मैं मायके जाने को तरसती रहती। मेरे जाने से घर में सभी को असुविधा हो जाती थी। किसी को भी महसूस नहीं होता कि मेरा भी इस घर चूल्हे चौके से मन उब जाता होगा। यहाँ तक कि अमर भी मेरी भावनाओं को नहीं समझते। जब भी मैं मायके जाने की बात करती, कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे रोक देते। कभी अर्चना शोभा के एग्ज़ाम, कभी आशु के कौन देखभाल करेगा, माँ जी भी नहीं है। जब माँ जी आ जाती तो क्या सोचेंगी, अभी अभी कल ही तो माँ आई हैं, कुछ दिन सो गुजरने दो, जैसे बहाने बनाने शुरू कर देते। मैं तड़प कर रह जाती, पर कुछ भी नहीं कह पाती थी। जून की छुट्टियों में भैया ने शिमला घूमने जाने का प्रोग्राम बनाया था। भैया ने मुझे अपने साथ लेने के लिए बाबूजी को फ़ोन कर दिया। 15 दिनों का प्रोग्राम था। पता लगते ही घर में जैसे मातम छा गया। माँ जी एकदम से उखड़ गई। अपना प्रोग्राम बता दिया, हमारे बारे में कुछ सोचा ही नहीं। मैं बुढ़िया इतने दिनों तक अकेले कैसे पूरा घर संभालूंगी। गुस्से से भरकर मुझसे कहने लगी, तू अपने भाई से बोल देना, इस तरह आना जाना हम पसंद नहीं करते हैं। हमें जब सुविधा होगी तभी तो भेज पाएंगे। तो आप मना कर दीजिए अगर आपका मन नहीं है तो। मैंने भी थोड़ा नाराज़गी भरे स्वर में कह दिया। कह तो ऐसे रही है जैसे हमारे मना करने से मान जाएगी। लगता है पहले ही भाई बहन की बात हो गई होगी। माँ जी ने तीखे स्वर में कहा।
किसका मन नहीं करता होगा अपने मायके जाने का। यहाँ तो महीनों हो जाते हैं। अपने आप तो कोई भी कहता ही नहीं है। भैया कभी बुलाते हैं तो घर में तूफान खड़ा हो जाता है। घर में एक नौकरानी के चले जाने से सारा काम जो रुक जाता है, वरना मुझसे इतना प्यार किसे है। मैं भी गुस्से में कह गई। अमर भी कहने लगे, अच्छा तुम्हारे भैया का फ़ोन आया, घर में तनाव फैल गया। तो आप भी यही चाहते हैं कि कोई भी मुझे ना बुलाए और मैं इस घर से बाहर कदम ना रखूं? बंधुआ मजदूर जैसी पूरी ज़िंदगी इसी तरह दिन रात चूल्हे चौके में पिसती रहूं? मुझे भी चेंज की ज़रूरत हो सकती है, यह कोई भी नहीं सोचता है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरे आंसू देखते ही अमर मुझे समझाने लगे, घर को बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया है तुमने कि सभी को तुमसे उम्मीदें हो गई हैं। तुम्हारे जाने के बाद ना तो समय पर नाश्ता मिलेगा, ना रात को ढंग का डिनर। माँ से कुछ कह भी नहीं सकता, हर समय नाराज़ सी रहती हैं। काम का लोड जो ज़्यादा हो जाता है उन पर तुम्हारे जाने से। तुम्हारे आने के बाद से वे किचन में कम ही जाती हैं। सुबह बताना था कि हमारा क्या प्रोग्राम बना है, भैया लेने आएंगे या इधर से कोई मुझे छोड़ने जाएगा। कितनी बार कहा कि सीधी ट्रेन है लखनऊ की, मैं चली जाऊंगी, वहाँ भैया लेने आ जाएंगे, पर कोई जाने नहीं देगा। कहीं अकेले आना जाना सीख गई तो जल्दी जल्दी ना जाने लगूं। सुबह हिम्मत करके बाबूजी के साथ जाकर अमर ने माँ जी से बात की। जाने भी तो माँ, कुछ ही दिनों की तो बात है। अर्चना शोभा है, काम वाली है, सब काम हो जाएगा, आप ज़्यादा टेंशन मत लो। अमर बहुत ही कम बोलते थे। बीवी की तरफ से बोलते देख माँ जी को गुस्सा आ गया। बड़ा आया बीवी की तरफदारी करने वाला। मैंने क्या मना किया है? उसका प्रोग्राम पक्का है, कौन सा मेरे कहने से रुकने वाली है वो। तुझे जाना हो तो तू भी चला जा, देखती हूँ कौन सा काम यहाँ रुकने वाला है तुम्हारे बिना। माँ जी ने ये कहकर धीरे से कहा, जोरू का गुलाम कहीं का। धीरे से कहे गए इन शब्दों को अमर ने सुन लिया। उनका सारा मूड खराब हो गया। बिना नाश्ता किए ही घर से चल दिए। संडे की सुबह भैया ने फ़ोन करने को कहा था। सभी लोग घर पर ही थे। भैया ने फ़ोन किया। रिंग पर रिंग बजे जा रही थी, पर उठाए कौन? आखिर बाबूजी ने फ़ोन उठाया। मेरे और अमर के जाने का प्रोग्राम पक्का कर दिया और दिन भी बता दिया। माँ जी का चेहरा देखने लायक था। बाबूजी इस घर के बड़े थे, आखिरी फैसला उन्हें ही सोच समझ कर लेना था। जितनी पत्नी से वे ज़्यादा उलझते नहीं थे, ताकि घर की शांति बनी रहे। माँ जी बाबूजी पर काफ़ी बिगड़ी, पर बाबूजी चुप रहे। सभी काम तो चलते रहे, पर 2 दिनों तक घर का वातावरण काफ़ी बोझल रहा। जाने का सारा उत्साह ही खत्म हो गया था मेरा। सारा काम खत्म कर रात को मैं अपनी पैकिंग करने लगी। कम से कम 15-20 दिनों के लिए आराम की ज़िंदगी गुजार सकूंगी। भैया, सपना भाभी, छोटा भतीजा सभी बहुत ध्यान रखते थे मेरा। जितने दिन रहती मेरी ही पसंद का खाना बनता था। भाभी बाजार जाती तो पूछती मुझे कुछ चाहिए तो नहीं। साड़ी, शॉल, जिस भी चीज़ पर मैं हाथ रख देती मुझे जबर दिलवा देती, पैसे भी नहीं लेती। मायके में माँ के बाद भैया भाभी ही तो रह जाएंगे जो मुझे पूरी इज्जत दे सकते थे। ससुराल के तनाव से राहत मिल जाती थी कुछ दिनों के लिए। 2 दिन की छुट्टी करके अमर मुझे लेकर लखनऊ पहुँचे। स्टेशन पर भैया गाड़ी लेकर पहले से ही हम दोनों की प्रतीक्षा कर रहे थे। छोटा भतीजा अभिषेक भी साथ था। कितना लंबा हो गया था, कितने दिनों बाद देख रही थी उसे। आधे घंटे में हम लोग घर आ गए। माँ और भाभी मेरे और अमर के स्वागत में लगी हुई थी। पूरा घर साफ सुथरा लग रहा था। फ्रेश होकर हम सभी ने साथ बैठकर नाश्ता किया। कितना कमज़ोर कर दिया है हमारी ननंद रानी को आपने, भाभी ने अमर से मजाक करते हुए कहा। पूरे किचन के मालिक तो ये ही हैं, अब डाइटिंग करें तो कोई क्या कर सकता है। हमें तो जो कुछ भी बनाकर देती है शरीफ पतियों की तरह चुपचाप खा लेते हैं बस। अमर ने भी मजाक में जवाब दिया। सभी के ठहाकों से घर गूंज उठा। अमर के घर में ऐसा वातावरण कहाँ मिलता था। हर वक्त सहमा सहमा सा माहौल। बाबूजी भी बहुत नाप तोल कर बोलते। माँ जी के तेज तर्रार स्वभाव के कारण अक्सर घर में बिना बात के ही कलेश हो जाता था। अर्चना शोभा ज़रूर अपने कॉलेज के किस्से सुनाती थी तो थोड़ा हंसी मजाक हो जाता था। वे भी माँ के सामने कुछ नहीं सुना पाती। पता नहीं कब कौन सी बात का वे क्या मतलब निकालने लगे। अभिषेक के टेस्ट चल रहे थे, इसीलिए वे हमारे साथ नहीं जा रहा था। अमर को सुबह भैया स्टेशन छोड़ने निकल गए। हमें भी रात को ही निकलना था।
एक हफ्ता खूब मौज मस्ती से गुजार कर हम लोग लौट आए। भाभी ने जी खोल कर शिमला में शॉपिंग की, सभी के लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर आई। मैंने भी माँ जी और बाबूजी के लिए शॉल, अर्चना और शोभा के लिए आर्टिफिशियल ईयरिंग, आशु और अमर के लिए भी उपहार लिए थे। अब पता नहीं सबको पसंद आते हैं या नहीं। ज़्यादा कीमती गिफ्ट खरीदने की गुंजाइश भी नहीं थी। घूमने के बाद घर पहुंचकर थकान बहुत महसूस हो रही थी। हम सभी डिनर लेकर जल्दी ही सो गए। रविवार था, इसीलिए भैया भाभी अभिषेक देर तक सो रहे थे। मैंने और माँ ने एक साथ बैठकर चाय पी। कल माँ से कोई बात भी नहीं हो पाई, थकान बहुत हो रही थी। माँ ने प्यार से अपने पास बैठाया, कहने लगी, तेरे ससुराल में सब ठीक चल रहा है? अमर तेरे ध्यान तो रखते हैं ना? मेरे सर पर हाथ रखकर बोली, तुझसे एक बात कहनी थी बेटी, बुरा मत मानना। इस टूर पर तुझे ले जाने का सपना का बिल्कुल मन नहीं था। दोनों में खूब बहस हुई। कह रही थी शादी के बाद ऐसा चांस पड़ रहा है कि हम अकेले जाएं कहीं। आपने बिना मुझसे पूछे दीदी का प्रोग्राम बना डाला। मेरे कान में जब बात पड़ गई तो मैंने तुझे बताना ज़रूरी समझा। यह तुम क्या कह रही हो माँ? मैं बहुत हैरान थी। भाभी ने तो हर समय मेरा बहुत ध्यान रखा। विजय को पता है कि तू कहीं घूमने नहीं जा पाती, फिर अभिषेक भी नहीं जा रहा था, इसीलिए उसने सोचा कि उसी बजट में तेरा घूमना भी हो जाएगा। पर बहू को अच्छा नहीं लगा। तुझे बुरा तो लग रहा होगा, पर आगे से इस बात का ख्याल रखना बेटा। पहले नहीं बताया वरना घूमने का तेरा सारा मूड ही चौपट हो जाता, माँ कह रही थी। आंखें बंद कर मैं सोफे पर चुपचाप लेट गई। माँ मेरी मनोदशा समझती थी। मुझे अकेला छोड़कर वे अपने दैनिक काम निपटाने में लग गई। यह दुनिया भी कितनी अजीब है। यहाँ हर इंसान एक चेहरे पर दूसरा चेहरा लगाकर घूम रहा है। भाभी ने एक अच्छी भाभी का रोल बखूबी निभाया। अगर माँ ने नहीं बताया होता तो, पर माँ ने सही समय देखकर मुझे सही राह दिखा दी, ताकि उनके ना रहने के बाद भी मेरा मायके में पूरा सम्मान बना रहे। भैया तो मेरे अपने हैं, पर भाभी तो और भी अच्छी हैं, जिन्होंने इच्छा ना होते हुए भी पूरे टूर पर यह एहसास भी नहीं होने दिया कि वे मुझे नहीं लाना चाहती थी। मुझे अमर और उनके घर वालों से ये बातें छिपानी होंगी। कितनी मुसीबतों के बाद वहाँ से निकलना हो पाया था। पता होता तो प्रोग्राम बनाते ही नहीं। अब जो हुआ सो हुआ। सबकी तरह मुझे अपने चेहरे पर एक चेहरा और लगाना होगा, मुस्कुराता हंसता हुआ चेहरा, जो बयां कर रहा हो कि मेरा यह सफ़र बहुत ही यादगार रहा। अमर को भी यही बताऊंगी कि ये दिन बहुत ही हंसी खुशी से बीती, यानी चेहरे पर चेहरा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।